सही है? सही चल रहा है? कुछ बदलना है? चलिए, धन्यवाद। वो तो बदल ही रही है। तो 6 सिद्धांत हैं जिनको खेती करते समय ध्यान रखना है और 4 जगह सावधान रहना है। पहली सावधानी मौसम की मार से, उस पर लगभग चर्चा हो गई। दूसरी सावधानी सरकार के षड्यंत्र से, सरकार के षड्यंत्र से। दुनिया की पहली सरकार कब बनी होगी? जब पहला किसान बना होगा। पहला किसान बना। पहला किसान बना। किसान को ही कंट्रोल करने के लिए सरकार बनी। और पहले सीधे सीधे कंट्रोल करते थे, जब वेलफेयर स्टेट हुआ तो फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल करने लगे। क्यों? क्योंकि सरकार की कुछ मजबूरियां हैं। पहली मजबूरी सेना को रखना, जितनी बड़ी सेना उतनी बड़ी सरकार, और सरकार सेना को रखेगी तो खाना खिलाएगी, खाना कहाँ से आएगा? दूसरी मजबूरी कैदी, कैदी को कौन खिलाएगा? सरकार। और वेलफेयर स्टेट होने के कारण पीडीएस है हमारे पास, भूमिहीन लोगों को हम 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं, कहाँ से आता है? और मिड डे मील कहाँ से आता है? तो किस सबसे बड़ी ग्राहक कौन हो गई? सरकार। अगर 1 रुपया भी रेट बढ़ेगा तो सरकार का बजट कितना होगा? किसी को पता है कितना खरीदती है सरकार? तो किसान, सरकार की ये मजबूरी है, इसको अपने दिमाग में बना के रखना है। अपने सैनिकों को, अपने कैदियों को, भूमिहीन लोगों को और मिड डे मील में खाना खिलाएगी। वो खाना हमसे चाहे सीधे सीधे आ जाए, चाहे ऐसे वैसे तैसे करके आएगा। तो सरकार की इस मजबूरी से कैसे बच सकते हैं? अच्छा, पहले ये देख लें कि कैसे कंट्रोल करती है। तो कौन कौन सी चीज़ें सरकार सीधे कंट्रोल करती है और कौन कौन सी चीज़ें बाजार से खरीदती है? गेहूं, चावल, आलू, दूध, 4 चीज़ें सरकार कंट्रोल करती है, बाजार से नहीं लेती। यह सीधे किसान से लेती है, क्योंकि बाजार के माध्यम से ये बहुत महंगा होगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में भी लगता है। तो कैसे गेहूं को कैसे कंट्रोल करती है? क्या? एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। गेहूं और धान को एमएसपी से कंट्रोल करती है। और किसानों की और सरकार की जंग के बारे में सबको पता ही है। सरकार कहती है सही अर्थों में बताओ कितने का है। सरकार के नुमाइंदे हरदम धोखा देकर बताते हैं कि ये माने किसान की मेहनत का कुछ नहीं जोड़ते हैं, उसमें जो सीधे सीधे बाहर की लागत लगती है उसके आधार पर देती है सरकार। किसान हरदम मांगते रहते हैं कि भैया हम तुम्हारे नौकर हैं क्या, यार हमारा भी तो कोई रेट होगा। तो हमारी मेहनत का वो कुछ भी नहीं लगाते हैं, और जिस दिन लगा देंगे उस दिन किसान समृद्ध हो जाएगा। तो गेहूं और धान को एमएसपी से, दूध को कैसे कंट्रोल करती है? जी, डेयरी कंट्रोल से। डेयरी पूरे देश की सारे कोऑपरेटिव फेल हो गए। डेयरी का कोऑपरेटिव क्यों फेल नहीं हो रहा है? अंडर टेबल सरकार डेयरी कंपनियों को मदद करती है। 8,000 करोड़ रुपए अमूल को दिए, 10,000 करोड़ रुपए अमूल को दिए, जो अंडर टेबल मदद हो जाती है। केवल काम है अमूल का, पराग का, सांची का, जितनी कोऑपरेटिव हैं, रेट नहीं बढ़ने देना। इसके लिए तुम कुछ भी करो, रेट मत बढ़ने दो। तो जो दूध पैदा करने की 150 रुपये लागत है 1 लीटर की, वो बिकता है 40 रुपये, 50 रुपये।
है ऐसा कि नहीं है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से दूध का कंट्रोल, रेट का कंट्रोल करती है सरकार। आलू का कैसे करती है? ना, आलू का कोई एमएसपी नहीं होता, कोल्ड स्टोरेज से। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जितने कोल्ड स्टोरेज हैं, जब किसान के पास सस्ता आलू होता है उसमें भर दिए जाते हैं। तो इस तरह से सरकार खाने का मेंटेन करती है। अब किसान को इसमें सावधान रहना है, वो चीज़ें जो सरकार कंट्रोल करती है उसको उतना ही लगाया जाए जितने में हमारा काम चल जाए। एक तो ये तरीका हो सकता है, बाकी उन चीज़ों को लगाया जाए जो सरकार नहीं कंट्रोल करती है। दूसरा तरीका क्या है? जो कुछ भी लगाया जाए उसको प्रोसेस कर दिया जाए। प्रोसेस करने के बाद सरकार कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो इन दो तरीकों से हम सरकार के व्यवस्थाओं से बच सकते हैं। सरकार से नहीं बचा जा सकता है। सरकार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर उसका दबाव रहता ही है। हम अपने आप को उसकी व्यवस्थाओं से कहीं ना कहीं तालमेल बिठा के बचा सकते हैं। तो जब अगर किसान सावधान रहेगा तो कोई ना कोई तरीका भी निकाल लेगा उसका, और निकाल लेते ही हैं। तीसरा चीज़ है बाजार से, बाजार की चालाकी से। बाजार का सिद्धांत के बारे में पहले भी बात हुई है। डिमांड एंड सप्लाई से चलता है। और किसान कैसे चलता है? जितना ज़्यादा उत्पादन होगा सोचता है मुझे जितना लाभ मिलेगा, और हो क्या जाता है? उल्टा हो जाता है। उल्टा, जैसे ही उसने ज़्यादा पैदा किया रेट अल्लाह मियाँ बड़े सयाने, ऊपर काट लीन दुयाने, वो ऊपर ही कट जाएगा। बाजार गए नहीं कि आप फंसे। बाजार तो स्लॉटर हाउस है किसान के लिए। तो जैसे ही वो बाजार गया उसका बल आधा हो जाता है। बाजार क्या है? क्या है बाजार की परिभाषा? बाजार वही स्थान है जहां उत्पादक भी लूटा जाता है, उपभोक्ता भी लूटा जाता है, और लूटने वाले आपस में लूट के एक दूसरे को मार डालते हैं। माने बाजार वह राक्षसों की बस्ती है जहाँ पर सब आने जाने वालों को लूटता जाता है। और मत्स्य न्याय सुना है ना, बड़ी मछली छोटे मछली को खाने वाले सिद्धांत से लोग वहाँ रहते हैं। इसलिए बाजार में कोई आदमी नहीं रहता है। तो बाजार का समझ गए आप? अब वहाँ पर चाहे वो उपभोक्ता बन के जाइए तो गला कटना है, चाहे वो उत्पादक बन के जाइए तो गला कटना है। अगर वहाँ रहने लगिए तो फिर एक दूसरे का गला काटना है। तो बाजार ऐसी जगह है। तो उससे हम वो भी जैसे सरकार ताकतवर है, उससे ज़्यादा ताकतवर बाजार है। बाजार तो आज सरकार को भी नियंत्रित करती है। तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? 3 उपाय हैं उसके। एक तो बहुत सारी चीज़ों को उगाएं एक साथ, तो बाजार कन्फ्यूजी आ जाएगा, ऑटोमेटिक कंफ्यूजन में आ जाएगा, और कोई ना कोई चीज़ उससे लूज हो जाएगी, बस वहीं से हमारा काम चल जाएगा। दूसरा तरीका है कि बाजार वही चीज़ पैदा करें जिसको हम होल्ड कर सकते हैं। अगर हम रोक नहीं सकते हैं उसको मत पैदा करें, क्योंकि बाजार को पता है ये चीज़ें नहीं रोक पाएगा। वो अपने आप गणासा बिल्कुल चाकू छुरी इंतज़ाम बनाए रहता है। आने वाला है किसान, बिल्कुल आया नहीं कि इसका हलाल किया उसने, तुरंत निपटा देता है वो। ठीक है ना? तो दूसरा तरीका है उसको होल्ड करें। और तीसरा तरीका है प्रोसेसिंग। बाजार आपका कुछ नहीं कर पाएगा यदि आपने जो चीज़ पैदा की है उसको प्रोसेस कर देते हैं, फिर बाजार कुछ निहत्था हो जाता है। ठीक है ना? तो बाजार कब अच्छा है हमारे लिए? क्या बात हुई थी? बाजार, व्यापारी और पैसा जब हमारे पीछे पीछे है तो समृद्धि, आगे आया मर गए। ये सूत्र कहीं से बांध लेना है। बाजार मेरे पीछे है, व्यापारी मेरे पीछे है, धन मेरे पीछे है, तो मैं मालिक।
जैसे ही मैं इनके पीछे होता हूँ हम बचा ही नहीं पाएंगे कुछ। तो इस तरह से बाजार के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। चौथी चीज़ है बैंक की ब्याज। ब्याज रात दिन चलती है, कभी सोती है ये। और हमारा अनाज कितने दिन में आता है, प्रोडक्ट कितने दिन में आता है? साल भर में 2 बार, ज़्यादा ज़्यादा 3 बार। हम जो चीज़ साल भर चलती है, रात दिन चलती है, उसको कैसे हम compete कर सकते हैं, कैसे हम उससे भरपाई कर सकते हैं जो साल भर में 1 या 2 बार आता है? नहीं आ सकता, कोई तरीका नहीं। इसलिए मेरा हृदय की गहराई से निवेदन है कि ब्याज लेकर कोई खेती न करे। बैंक की ब्याज गले का फंदा है किसान के, और वो बेचारा जैसे ही गले में फंदा जाता है तो उसकी गाय भी उस फंदे में जाती है, लड़के बच्चे भी उस फंदे में फंस जाते हैं, खेत भी हमारा उसी फंदे में फंस जाता है। और जो नहीं करना चाहिए वो करने के लिए हम बाध्य होते हैं। इसलिए गरीब रहिए, कोई बात नहीं, या आपस में लेना देना बनाइए, लेकिन बैंक के पास मत जाइए। मैंने किसी भी किसान को बैंक से वापस आते नहीं देखा है। किसी भी नहीं, पूरा हमारा गुजरात, पूरा भारत में, पूरा भारत इसी से फंसा। सारे उत्पादन का जीस्ट आपके बैंक के ब्याज की माध्यम से बाहर चला जाता है, पूरी समृद्धि आपकी चली जाती है। तो इसका क्या उपाय हम लोग बताते भर हैं। किसानों को अपने समूह बना सकते हैं, जैसे एफपीओ वगैरह ये बनाते हैं, और 100-100 रुपये, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, ये इनके एफपीओ में ब्याज है। ब्याज मानवीयता नहीं है। ब्याज लेना देना माने मानवता का कत्ल करना है। बिना ब्याज के इकट्ठा करें, 100-100, 200, 500 रुपये, जो भी जैसे कर सकते हैं। किसानों के ग्रुप बना लें, 100, 50 किसानों के, और जो पैसा इकट्ठा होता रहता है उस पैसे से एक एक किसान को मुक्त करवाते रहें। वो धीरे धीरे आपका इतना बड़ा पैसा हो जाएगा कि वो सबको निकाल लेगा। तो ये तरीका हमें सूझता है, लेकिन ये कठिन है, मैं यह भी जानता हूँ, बड़ा कठिन है। एफपीओ बना रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा, और ब्याज के लालच के बिना बनाया जाए तो ये तो और कठिन है। लेकिन सामाजिक रूप से, जैसे विरम भाई का अपना सामाजिक संगठन है, इस तरह से तो निकाला जा सकता है। समाज का दबाव रहता है किसान के ऊपर, तो जैसे ही 2, 4, 10, 25, 50 लाख रुपया इकट्ठा होगा, बढ़ेगा ही एक ना एक दिन वो, तो हम एक एक किसान को ब्याज मुक्त कर सकते हैं। अगर किसान को ब्याज मुक्त कर लिया तो हमारा वह स्रोत जहाँ से हमारी वेल्थ, हमारी जो समृद्धि है बह जाती है, वो बच जाएगी। तो ब्याज बिल्कुल भी किसी तरह से, दूसरा ब्याजार से कैसे बच सकते हैं? एक तो यह कि हम समूह बनाएं, पैसे की तो ज़रूरत होती ही है, वो तो दबाव किसान के पास रहता ही है। कभी बीमारी हो गई, कभी शादी हो गई, कभी बच्चों की पढ़ाई हो गई, कभी मकान वगैरह बनाना है, ऐसे हो जाता है कुछ न कुछ। समाज की सहकारिता से बैंक से बच सकते हैं। इसके अलावा मुझे कोई और उपाय, पैसे का विकल्प नहीं दिखता है मुझे। और इसमें उनके काश्तकारों को जिनके पास अपना ऐसा समृद्ध मॉडल बना लिए हैं, उनको थोड़ा आगे होकर उदारतापूर्वक इस काम को आगे बढ़ के कर सकते हैं। जो छोटे काश्तकार हैं, छोटे किसान हैं, उनको भी बिना ब्याज का कर दें तो हमारे पड़ोसी हंसेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। अब ब्याज का ऐसा गुण है कि हंसी आती ही नहीं है, वो 24 घंटे में कुछ ना कुछ देर ध्यान आई जाती है कि ब्याज देना है, तो दीमक की तरीके खाती है, दीमक की तरह खाता रहता है। तो ये पूरी बातें थीं, 4 सावधानियाँ, 6 सिद्धांत, इनका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से किसानी सफल होगी और धरती में सबसे श्रेष्ठ व्यवसाय किसानी है, यह बात सिद्ध हो जाएगी। आप लोगों ने, मैं ज़्यादा समय ले गया, आप लोगों ने बड़ा धैर्य से सुना, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।